वर्ब, ये जो वर्ब है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए। टेंस के लिए वर्ब का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो वर्ब हमारा कितना टाइप का होता है। वर्ब हमारा होता है, एक होता है हमारा एक्शन वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम और एक नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, ठीक है। अच्छा, ये गया हमारा वर्ब का अता पता। अब देखो इसी वर्ब में हमारा टेंस में जो काम में आने वाले हैं वो है एक्शन वर्ब, दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये जो एक्शन वर्ब रहता है, ये वर्ब का तीनों फॉर्म रहता है। वर्ब का तीनों फॉर्म रहता है, वो रहता है V1, V2 एंड V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा रहता है। अब देखो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर मैंने बोल दिया सी, वर्ब का सेकंड फॉर्म है सॉ, वर्ब का थर्ड फॉर्म है सीन, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबका। सी हमारा जनरली प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में यूज होता है, मतलब V1 फॉर्म हमारा जनरली प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में यूज होता है। V2 फॉर्म हमारा पास्ट इंडेफिनाइट, और ये वाला जो है ये हमारा परफेक्ट टेंस में, कोई भी चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कोई क्यों ना हो, इसका हमारा परफेक्ट टेंस में V3 का फॉर्म यूज होता है। एम आई क्लियर? अच्छा, अब देखो क्या है, टेंस पढ़ने के लिए हमको और एक जो चीज का जरूरत पड़ता है वो है कि नाउन जो होता है, लास्ट क्लास में हमने नाउन पढ़े हैं। नाउन जनरली हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हमको हर वक्त चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेंस। क्या है? नाउन है, हमने लास्ट क्लास में पढ़े। नाउन हमारा सिंगुलर है और प्लूरल है। जनरली नाउन विल बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एक बात तो ये गया। दूसरा बात है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब सब जानते हैं, आई, वी, मी, ठीक है। इसमें आई एंड मी हमारा सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल फॉर्म है। सेकंड पर्सन यू, यू, ठीक है, और योर। थर्ड पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई थर्ड पर्सन इज इंपॉर्टेंट? थर्ड पर्सन में आके बहुत लोग इसको गलत कर डालते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन मतलब एक तो हम जानते हैं ही, शी, ठीक है, दे भी होता है। कोई नाम जैसे कि अनु, रंजन, कोई भी प्लेस जैसे कि BBSR, ठीक है, कोलकाता। कोई भी थिंग का नाम जैसे कि चेयर, टेबल,
कुछ भी नेमेबल ऑब्जेक्ट, कुछ भी नेमेबल ऑब्जेक्ट, whether it is animal or whether it is human being or whether it is anything else living or non-living thing, those are called the third person. नेमेबल ऑब्जेक्ट जो भी होता है those are called the third persons. ठीक है। सिंगुलर हमारा जब है ही, शी, अनु, रंजन, बीबीएसर, ये सब हमारा सिंगुलर है। जब हम दे बोल रहे हैं ये बन गया आपका प्लूरल। दो नाम भी अगर ले लेते हैं अनु एंड रंजन, ये भी हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म। ओके, एम आई क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है बताओ मुझे, ठीक है। जब मैं सेंटेंस को आई, यू, वी करके लिख रही हूं तब वो सेंटेंस फर्स्ट पर्सन फॉर्म में या सेकंड पर्सन फॉर्म में जा रहा है। मैं तुमको ही तुम्हारा नाम लेके बोल रही हूं। शायद मैं पकड़ लूं तुम्हारा नाम रंजन है, आई एम जस्ट सपोजिंग। मैं बोला यू राइट वेरी वेल, मैंने बोला यू राइट वेरी वेल, मैं यू करके बोल रही हूं इसीलिए मैंने क्या बोला, यू राइट वेरी वेल। तुम्हारा ही सामने मैं तुम्हारा नाम ले लिया, मैं बोल रही हूं रंजन राइट्स वेरी वेल। देखो हमारा जो एक्शन वर्ब है इसका चेंज हो गया। रंजन इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रंजन, एंड हमारा जो एक्शन वर्ब है राइटिंग, उसका फॉर्म हमारा चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा नाउन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है टाइम ऑफ एन एक्शन। अभी टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होता है देखो, फर्स्ट ही गोज टू स्कूल, फिर देखो नंबर 2 मैंने बोला ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। नंबर 3 मैंने बोला ही विल गो टू स्कूल। ओके, अच्छा अब देखो क्या है, ये जो हमारा ही गोज टू स्कूल है ये है हमारा प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। हम एक्शन क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और वो बंदा स्कूल जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। He went to school, past time of an action. He will go to school, future time of an action. Okay? अब देखो state of an action. अभी state of an action क्या होता है? State of an action बताते हैं तुम जो काम कर रहे हो वो हैबिचुअल बेसिस में कर रहे हो या प्रोग्रेसिव बेसिस में कर रहे थे या कर रहे हो, या फिर परफेक्ट बेसिस में वो काम तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन। जैसे कि आई राइट्स लेटर regularly. This one is the habitual action, and this habitual action is very important for present indefinite tense and past indefinite tense. Okay, habitual action। क्यों, मैं कैसे समझ पा रही हूँ this is my habit or this was my habit, because I said or the adverb is added regularly।
Here we are using the adverb regularly, therefore we can say that this is my habitual action. Okay, next, progressive, very easy, we know everyone. I am writing letter regularly, and perfect, I have just written a letter. Perfect continuous, I have been writing a letter for some time. ओके, इतना तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आप लोगों ने लिख लिया? ओके, होने से बोलिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। अब ये टाइम फ्रेम में क्या क्या रहता है देखो। टाइम फ्रेम में हमारा जनरली रहता है नंबर 1 पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड आता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? व्हेन यू आर डिनोटिंग अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ओके, और वी कैन से ऑन संडे, एट वीकेंड। ठीक है, मतलब point of time denotes the specific time of an action। एक्शन का स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि हम बोल सकते हैं yesterday, today, morning, in the evening, on Sunday, next Saturday। ये सब है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा ये भी हम बोल सकते हैं इन 1947। ठीक है, कोई ईयर मैंने बोल दिया स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक कोई ईयर बोल दिया, दोज आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी इजी, इट डिनोट्स द टाइम स्पैन ऑफ एन एक्शन। टाइम स्पैन मतलब फ्रॉम 1990 to 2000, this is called the time span, and this one is also called the period of time। ठीक है, and now the expression of time, expression of time denotes the combination of both point of time and period of time। जैसे कि विंटर 1947, विंटर 1947। अब 1947 हमारा एक स्पेसिफिक ईयर है, स्पेसिफिक ईयर, पर विंटर जो है ये तो एक दिन और एक महीना में खत्म नहीं होता है।
इसका थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड रहता है 3 या 4 महीना में. सो दिस टू आर द कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. पर इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो यूज में सबसे ज्यादा आता है, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. Present indefinite tense is generally used. This tense to denote habit, custom, practice, repeated action. नेक्स्ट होता है जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सब हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ होता है. ठीक है. जनरल ट्रूथ and also the permanent activity. ठीक है. अच्छा, अब these ideas are expressed through some adverb. ये सब जो आइडियाज रहता है ये हमारा कुछ एडवर्ब के साथ एक्सप्रेस्ड होता है. दोज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. जब भी सेंटेंस में वो सब एडवर्ब दिख जाएंगे तुमको समझ लेना चाहिए आइदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस. ठीक है. देखो, दोज एडवर्ब्स these ideas are expressed by the adverbs of frequency. Such as, क्या क्या एडवर्ब हम यूज करते हैं? often, seldom. नेक्स्ट देखो, यूजुअली, नेवर. अच्छा, उसके बाद ओकेशनली. अच्छा, उसके बाद जाता है समटाइम्स, नॉर्मली. नेक्स्ट है हमारा generally, always, frequently and daily, etc. ये सब जो एडवर्ब्स रहता है ये हमारा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में. ठीक है, हो गया. अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा देख लो. अच्छा, और एक बात मैं कह दूं, जो जनरली ये बेसिक होता है हमारा, ये जो आप पढ़ रहे हो ये थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ रहे हो. बेसिक जो चीज नहीं पता होते हैं किसी किसी को, आई के साथ हमारा जो V1 फॉर्म जाता है, आई गो टू मार्केट डेली. ठीक है, मतलब आई के साथ गो जाएगा, वी के साथ भी गो जाएगा, यू के साथ भी गो जाएगा. आपका प्लूरल में नहीं लिख रही हूं, सेकंड पर्सन यू का प्लूरल में नहीं लिख रही हूं क्योंकि सेम होता है, यू गो. ठीक है. थर्ड पर्सन जो होता है ही और शी, इसके साथ एक्शन वर्ब में हमारा V1 फॉर्म के साथ
V1 फॉर्म के साथ S और ES हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शी गोज टू मार्केट डेली, ठीक है। यही जब इसको हम प्लूरल में डाल रहे हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल में डाल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में दे गो टू, अगेन हमारा V1 फॉर्म में चला गया, गो टू मार्केट डेली। एम आई क्लियर? हाँ, ये है हमारा बेसिक रहता है। अब ये आप तो यूपीएससी पढ़ने वाले हो, पढ़ रहे हो, तो इसको थोड़ा आपको जानना चाहिए, एडवांस लेवल में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हो गया। नेक्स्ट देखो, हिस्टोरिकल प्रेजेंट हम जब यूज करते हैं, हिस्टोरिकल प्रेजेंट। अब ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट क्या होता है? हिस्टोरिकल प्रेजेंट मतलब देखो, जब हम कोई स्टोरी नैरेट कर रहे हैं, वो पास्ट में हो चुका है, बट राइट नाउ आई एम नैरेटिंग द स्टोरी। अगर मैं बोलूं कोई, हम महाभारत का कोई स्टोरी आपको बता रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि अर्जुन आ रहा था, अर्जुन मार रहा था, अर्जुन सुन रहा था। कोई बच्चे को तुम स्टोरी सुना रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, अब अर्जुन ने आया, अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने तीर मारा, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नैरेटिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि अभी के अभी वो सब जो घटनाएं हैं वो हो रहा है। इन दैट केस वी हैव टू यूज व्हाट, द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। उसके लिए देखो, नाउ, ये जो एडवर्ब है ये देखना जरूरी होता है। नाउ अर्जुन shoots arrows at Bhishma, ठीक है। अगेन, नाउ नेताजी enters and addresses the soldier, ठीक है। अच्छा, और एक हो सकता है क्या, और एक हो सकता है हमारा फ्यूचर अरेंजमेंट, जैसे कि he leaves for his job next week। अब देखो, he lives हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में चला गया, पर हम क्या बोल रहे हैं, he lives for his job next week। नेक्स्ट वीक तो अब हमारा टुमारो, फ्यूचर है, फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो सीधा लिख देना, he will leave for his job next week। मैंने ये क्यों लिखा, अगर बाई चांस तुम्हारा एरर डिटेक्शन आ गया या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, अगर तुम ये जानते नहीं हो, तुम फटाक से बोल देंगे मैम ये तो आपने गलत लिख दिया। तुम क्या बोलोगे, मैम इधर तो he will leave for his job next week होगा, he lives for his job next week क्यों होगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जा रहे हैं। जान के रखो, दो ही जा सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब नो एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरी नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रूल है, ऐसा है, इसीलिए बोला कंफ्यूज्ड मत हो,
अगर लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एग्जाम में जाके, सिर्फ तो इंग्लिश नहीं है, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे सब्जेक्ट का तुम लोगों का प्रेशर रहता है, तो तब ही विल लीव फॉर हिज जॉब नेक्स्ट वीक जब लिख रहे हो। अगर तुम लोगों को मतलब भड़काने के लिए ऐसे भी दे देगा, इसलिए बोला कि जान के रखो फ्यूचर अरेंजमेंट में भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज होता है। समझ में आए? नेक्स्ट देखो, अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। देखो क्या बोल रहा है, दिस टेंस is generally used for an action in progress. Action in progress मतलब what you are doing? You are writing now. What I am doing? I am teaching you. जो हमारा प्रोग्रेस अभी के अभी काम जो चल रहा है, द वीडियो इज रिकॉर्डिंग, ओके, अभी के अभी जो काम चल रहा है उसको ही बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो होता है देखो, शी इज, अच्छा इसका ना जैसे कि आई एम teaching, he is writing a letter, ये सब है हमारा प्रोग्रेसिव एक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, कंटिन्यूअस टेंस with always may express an idea which is not to the liking of the speaker। मतलब क्या है? मतलब है, हम बोलते हैं ना, वो हर वक्त अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ही इज, शी इज, मतलब मैं वो जो पढ़ाती है वो बात मैं लाइक नहीं करती हूँ। शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या हो सकता है देखो, नेक्स्ट हो सकता है ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स। मतलब ये जो स्पीकर बोल रहा है, शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हर फ्रेंड्स, एक्चुअली स्पीकर लाइक नहीं कर रहा है। ये इसका जो पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना, उसका फ्रेंड का हर वक्त प्रेज करना, ऑलवेज, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ये जो है ये पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए दैट्स व्हाई स्पीकर बोल रहा है शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हर हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ मतलब वर्ब ऐसे रहते हैं जिसका ना स्टेटिव वर्ब फॉर्म में ही ज्यादा जाता है, प्रोग्रेसिव का यूज बहुत कम होता है। स्टेटिव मतलब क्या है? स्टेटिव एंड प्रोग्रेसिव, सिंपल बात, ये इतना भारी भारी टर्म हमें दिखने को मिल रहा है, जैसे कि शी
smells like a sweet rose. देखो स्टेटिव वर्ब जनरली हमारा V1 फॉर्म में जाता है। स्टेटिव वर्ब जनरली हमारा V1 फॉर्म में जाता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या होता है? She is smelling foul. She is smelling foul. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। She is smelling foul and she smells like a sweet rose. अब क्या बोल रहा है? ये जो हमारा प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है ना, ये बहुत कम जगह ही यूज होता है। जनरली हमारा इस फॉर्म का ही यूज करना सही रहता है। ऐसे वर्ब कौन कौन सा होता है देखो। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इसमें आईएनजी का यूज कम होता है। एक्शन वर्ब में आईएनजी का यूज कम होता है। जैसे कि देखो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में सी, टेस्ट, स्मेल। अच्छा, और क्या हो सकता है? हियर, प्रेफर, प्लीज। अब क्या होता है? आई एम सीइंग यू, गलत हो जाएगा। आई एम सीइंग यू जनरली नहीं होता है। आई सी यू, ठीक है। प्रोग्रेसिव का यूज नहीं होता है, स्टेटिव का ज्यादा यूज रहता है। The mangoes are tasting sweet, गलत हो जाएगा। इन दिस केस हम लिखेंगे द मैंगोज टेस्ट स्वीट, ठीक है। अब बोलोगे मैम इसका क्या यूज नहीं रहता है? हाँ होता है। शी इज स्मेलिंग फाउल, कहीं कहीं जगह होता है पर किसी किसी जगह नहीं होता है। ये थोड़ा देखना है, ये थोड़ा समझना है। आई एम सीइंग यू कभी नहीं, नेवर नेवर। करोगे तो पूरा काट देगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, वर्ड्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। वर्ड्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है हमारा? इसमें रहता है देखो थिंक, नो, मीन, माइंड। अगर मैं लिखा आई एम नॉट मीनिंग इट, आई एम नॉट मीनिंग इट, गलत है। ऐसा यूसेज गलत है। क्या लिखेंगे? आई डोंट मीन इट, ठीक है। अच्छा, he is knowing to me, he is knowing to me, गलत। क्या होगा? he is known to me, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो वर्ड्स ऑफ शोइंग पोजीशन।
verbs of showing possession में हमारा क्या जाएगा, इसमें जाता है own, have. अच्छा, नेक्स्ट होता है belong, comprise, possess, contain. क्या क्या हो सकता है, he is owning a car. ऐसा यूसेज है, गलत यूसेज है. he owns a car. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो सकता है, this house is belonging to me. क्या लिखेंगे, this house belongs to me. ओके, नेक्स्ट देखो. हाँ हाँ, we are known to us. मैं खुद ही खुद को जानती हूँ. हाँ, WE, तुम तो ये बोल रहे हो ना, we are known to us. इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है. he is known to me, they are known to us हो सकता है. they are known to us, they are होगा, not we are. हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, ये तो सही फॉर्म है. we know each other, we are knowing each other नहीं होता है, we know each other. ठीक है. ओके, नेक्स्ट होता है verbs expressing feeling और state of mind. अब वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड में क्या किया जाता है, देखो, बिलीव, लाइक, लव, हेट, वांट, विश, डिजायर. और क्या हो सकता है, बस. अब देखो, आई एम नॉट हेटिंग हिम, गलत है. आई डोंट हेट हिम. कभी कभी भी ऐसे नहीं लिखना, बहुत ही रॉन्ग है. आई एम नॉट हेटिंग हिम बहुत ही रॉन्ग है. आई डोंट हेट हिम. और क्या हो सकता है, आई एम लविंग यू, गलत. आई लव यू, खत्म. आई एम वांटिंग दैट साड़ी, गलत. क्या होगा, आई वॉन्ट दैट साड़ी. आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गलत है. आई विश यू, गलत है, मतलब सिंटेक्सिकली गलत हो जाता है. आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. विशिंग यू, आई एम विशिंग यू. अब आई एम नहीं बोल के सिर्फ विशिंग यू बोल के अगर स्टार्ट होता है तब ठीक है, बट जब आई एम बोल रहे हो नहीं होता है. आई विश यू
ठीक है, आई डिजायर, ऐसा नहीं कि आई एम डिजायरिंग दैट कार, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वर्ब्स इन जनरल, कुछ रहता है अब ये वर्ब्स इन जनरल में क्या क्या रहता है देखो, लुक, सीन, appear, affect, नेक्स्ट होता है resemble, थर्ड क्या रहता है cost, require, stand, face, become. The soldiers are standing for the country, गलत, the soldiers stand for the country। अगर हम लिखें the soldiers are standing for the country, गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, the soldiers stand for the country। जनरली ये सब वर्ब हमारा स्टेटिव में जाता है, प्रोग्रेसिव का यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूज होता है देखो, जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही होता है जस्ट थोड़ी देर पहले तुम्हारा जो काम हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले, तो इसमें हम एडवर्ब क्या यूज करते हैं कि देख के पहचान जाओगी कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जैसे कि एवर, जस्ट, एवर, जस्ट, और क्या क्या हो सकता है, रिसेंटली, ऑलरेडी, और क्या क्या हो सकता है, बाय द टाइम, एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा यूज रहता है जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, और एक रहता है जस्ट नाउ। अब देखो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा क्या होता है, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा हैव और हैज, ठीक है, कुछ भी, उसके साथ हमारा एक्शन वर्ब का क्या जाता है, V3 फॉर्म जाता है, एंड आफ्टर दैट तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट का काम हो, कुछ भी हो, जैसे कि अगर आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हैव सीन द मैसेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो he has seen the message, ठीक है, जैसे कि I के साथ गया हमारा have, we के साथ भी have, you के साथ भी हमारा have, प्लूरल में नहीं लिख रही हूं, he और she और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जाएगा only has, और प्लूरल के साथ जाएगा हमारा have। Am I clear? हाँ, क्लियर है सबका? नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम का क्या यूज होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम
इज इक्वल टू हमारा हो जाता है सिंपल पास्ट, मतलब he has came here yesterday। अब मैंने क्या बोला, yesterday is the point of time। अब he has came here yesterday बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम इसको सिंपल पास्ट में लेके चला जाएंगे। he came here yesterday। ओके, अच्छा, और एक क्या हो सकता है, देखो अगर मैं बोला he has came just now, तब ये वाला करेक्ट है। ओके, एक बात ध्यान में रखो, दिमाग में घुसा के रखो, yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, जो भी ऐसे रहेंगे सब हमारा पास्ट इंडेफिनाइट जाता है। ओके, और नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट डे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, फ्यूचर, ये सब है टोटका, सिंपल बात। लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, ये सब पास्ट। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा वो लोग मेंशन कर रहा है, ये है पास्ट। आई हैव केम हियर दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग का बात बोल रही हूँ, आज का ही मैं बात बोल रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ दिस मॉर्निंग, फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, हम लिखेंगे आई केम हियर दिस मॉर्निंग। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में वही सेम चीज प्रेजेंट की तरह ही हमारा यूज होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया, जैसे कि ओकेशनली, यूजुअली, ठीक है, और क्या होता है, नॉर्मली, जनरली, सेम एडवर्ब का यूज होता है, बट द सब्जेक्ट हैज डन द वर्क इन द पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट में हमारा कंप्लीटेड एक्शन जो हुआ है, एक्शन जो हमारा खत्म हो गया है पास्ट में, उसी जगह हमारा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूजेज रहता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं आई यूज्ड टू गो दिल्ली डेली, आई यूज्ड टू गो दिल्ली बाय ट्रेन। ये क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट का ट्रेन में जाने का हैबिचुअल एक्शन, ट्रेन में दिल्ली में जाने का हैबिचुअल एक्शन ये बता रहे हैं। दैट्स व्हाई हम जो कंप्लीटेड एक्शन रहते हैं उसमें हम पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। अब क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हमारा क्या होता है, और एक चीज हमको हर वक्त ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल नंबर हो, उसके साथ हर वक्त हमारा V2 फॉर्म जाएगा, हर वक्त, इसी में भी चेंज नहीं होगा, V2 फॉर्म जाएगा, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि आई प्लस आई सॉ अ पिक्चर, ठीक है। वी के साथ भी सेम, ही और शी, यू, सबके साथ सेम, ये वाला है हमारा पास्ट इंडेफिनाइट का रूल, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही काम पास्ट में हम बोल रहे हैं
स्पीकर बोल रहे हैं, वही काम पास्ट में प्रोग्रेसिव स्टेट में था, he was doing that work। ठीक है, जो हमारा पास्ट में प्रोग्रेसिव स्टेट में रहता है उसको ही बोलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर क्या है देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट रहता है, दूसरा आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब आइदर वाज और वेयर का हमारा यूज रहता है। फिर होता है हमारा एक्शन वर्ब का V1 फॉर्म के साथ ing, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था। तो हम क्या लिख सकते हैं, I was going to the market, they were playing फुटबॉल। ठीक है, अच्छा अब इधर भी हम यही जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर a definite arrangement for future in past। जैसे कि अगर हम बोले I asked her what she was doing next संडे। देखो हम बोल रहे हैं नेक्स्ट संडे, पर क्या है, I asked her what she was doing next Sunday। एक्चुअली ये क्या है ना, ये तुम्हारा नरेशन चेंज फॉर्म में आया है। जब नरेशन चेंज कराएंगे ना तब और भी अच्छे से तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट वॉइस में, इनडायरेक्ट नहीं, ये एक्चुअली नरेशन चेंज में है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये जो मैं पढ़ाने वाली हूं ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, द पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है सही से। देखो द पास्ट perfect tense, I said I had written the letter, we understood the poem after the teacher had explained। We had reached the station before the train arrived। The patient had died before the
डॉक्टर केम। ओके, अब देखो फंडा क्या है। देखो पास्ट में हमारा 2 काम कंप्लीट हो चुका है, 2 एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बोल रहा है जो हमारा प्रीसीडिंग एक्शन है, जो हमारा आगे का एक्शन है, उसमें हर वक्त हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एप्लीकेशन होता है, और जो हमारा सक्सीडिंग एक्शन है, बाद का एक्शन है, उसमें हमारा ओनली पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एप्लीकेशन होता है। जैसे कि आई सेड एक एक्शन, आई हैड रिटन द लेटर दूसरा एक्शन, ठीक है। अच्छा, वी अंडरस्टूड द पोएम पहला एक्शन, आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड दूसरा एक्शन, वी हैड रीच्ड द स्टेशन पहला एक्शन, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड दूसरा एक्शन, द पेशेंट हैड डाइड पहला एक्शन, बिफोर द डॉक्टर केम हमारा दूसरा एक्शन। अब देखो आई सेड आई हैड रिटन द लेटर, आई सेड दैट होगा, ठीक है। आई सेड दैट आई हैड रिटन द लेटर। अब क्या, मैंने पहले लेटर लिखा, उसके बाद मैं बोल रही हूं कि हम लेटर लिखे हैं। पहले लेटर लिखा, फिर मैं बोल रही हूँ कि हमने लेटर लिखे हैं। देखो ये वाला हमारा प्रीसीडिंग एक्शन है ना, इसीलिए इधर हमारा पास्ट परफेक्ट का एप्लीकेशन हुआ। और ये जो आई सेड वाला पोजीशन है, जो हमारा सक्सीडिंग एक्शन है, इसमें हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एप्लीकेशन कर रहा है। नेक्स्ट देखो, वी अंडरस्टूड द पोएम आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड। टीचर ने पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद ही तो तुमको मतलब समझ में आया। तो टीचर का एक्शन हमारा पहले हुआ, इसीलिए पास्ट परफेक्ट में चला गया। फिर हमारा समझना क्या हुआ, बाद का है, इसीलिए ये हो जाता है पास्ट, सिंपल ही लिख देती हूं। सेम, वी हैड रीच्ड द स्टेशन, पहले हम स्टेशन में पहुंचा, उसके बाद ट्रेन ने अराइव किया, तो क्या होगा, ये वाला चला जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और ट्रेन का अराइव होना चला जाएगा हमारा सिंपल पास्ट में। अब इसी को ही घुमा दो इसको, मतलब द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। जस्ट घुमा दिया, ट्रेन ने आगे आ गया, इसीलिए ट्रेन का जो अराइव हो रहा है, इधर हम क्या कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस डाल रहे हैं, और हमारा जो अराइव होना है वो सक्सीडिंग में जा रहा है, सक्सीडिंग एक्शन में जा रहा है, इसीलिए हमारा जो एक्शन है वो सिंपल पास्ट में चले जा रहे हैं। एम आई क्लियर? हाँ, इसमें ये वाला और ये वाला बहुत आते हैं। एरर डिटेक्ट करो, कैसे दे देगा, द पेशेंट डाइड ऐसे दे देगा तुमको, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एरर क्या है बताओ, तुमको तुरंत दिमाग में लाना है, इधर एक हैड का यूज होगा, ठीक है। इधर भी वी हैड रीच्ड द स्टेशन बहुत आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट देखना एग्जाम में, वो जब जो देते हैं सिविल सर्विस का, ये दोनों बहुत आ चुके हैं। एम आई क्लियर? आई सेड, तुमने पहले लिखा, हाँ, वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड।
बिफोर द ट्रेन अराइव मतलब कि मैंने स्टेशन तो पहले पहुंचा ना, उसके बाद तो ट्रेन आया। हाँ वही देगा, ऐसे ही दे देगा। We had reached the station before the train had arrived. Had arrived नहीं होगा, only arrived। समझ में आया? We reached the station तो मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? We had। हाँ क्यों नहीं हो सकता है, कैसे भी डाल सकते हैं तुमको। We reached the station before the train arrived। had arrived अगर होगा तब क्या होगा, तुमको ऐसे करके देखा। 1 2 3 4 A B C D। ऑप्शन तो जनरली नहीं रहते हैं, देखो 2 जनरली नहीं रहते हैं। अगर तुम और मतलब और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है ना उसमें ऐसे आते हैं A B C D। अब तुम्हारा ऑप्शन में डालेगा A में गलती है, B में गलती है, A, D में गलती है, A, C में गलती है। अगर तुम सही से जानते हो तुम ये वाला मार के आओगे। सिविल सर्विस में ऐसे ऑप्शंस तो नहीं रहते हैं, तुम लोगों को ऐसे ही दे देगा कि एरर डिटेक्ट करो, एक ही रहेगा। और फिर करने के लिए अगर बोल भी देगा तुमको सही सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सीधी बात। फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है कभी कभी। एंड देयर विल बी नो मेंशन ऑफ द टेंस, पास्ट परफेक्ट में करो, फ्यूचर में करो, ये में करो, वो में करो, कुछ भी नहीं रहेगा। सेंटेंस देख के समझना चाहिए, इसीलिए मैंने वो एडवर्ब तुम लोगों को लिखाया, जैसे कि वो सब टोटका है कि देख के समझ में आए हाँ ये सेंटेंस ये होने वाले। 50 मार्क्स है, कम नहीं है। देखो हमारा जो एसे राइटिंग रहता है, प्रेसी राइटिंग रहता है, वो एग्जामिनर के हाथ में रहता है। सीधी बात, तुमको पसंद आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर है। पर ये जो ग्रामर पोर्शन है ना, इसमें तुम्हारा मैथ जैसा मार्क्स है। सही हुआ मार्क्स देने के लिए वो लोग मतलब कुछ कर नहीं सकते, दे आर बाउंड टू गिव द मार्क्स। नहीं हुआ पूरा कट जाएगा। नेगेटिव मार्क रहता है, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं रहता है। देखते हैं, एक बार देख लेंगे, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर नेगेटिव मार्क रहा, इफ नेगेटिव मार्क्स आर देयर, कंफ्यूज्ड हो, क्या होगा? नहीं करोगे, एकदम नहीं करोगे। 10% भी कंफ्यूजन है, नहीं करोगे, गलत होता है, एकदम गलत होता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा गेट का एक्सपीरियंस है, पहला बार मैंने जो गेट दिया था वही 10% उधर नेगेटिव मार्क्स रहता है, वही 10% ऊपर डिपेंड कर करके देख के आया। मेरा जो एक्चुअली मार्क्स आया वो जो 10% के ऊपर कंफ्यूजन होके मैं देख के आया, वो मार्क्स मैं गवा के चली आई। कभी मत करना। इफ यू आर 100% श्योर, ओनली एंड ओनली देन यू टेक देम, अदरवाइज नॉट। 2 गलती होता है, एक तो मार्क्स कमेगा, दूसरा रैंक नीचे जाएगा। ओके, ये मेरा सजेशन है, एकदम मत करना। अगर 10% मैं गेट दिया हूँ अभी, तो इस ईयर में मेरा गेट क्लियर हुआ है। मतलब इंग्लिश के ऊपर गेट होता है, अभी तो सोशल, हाँ इंग्लिश के भी होता है, एक बार देखना। ये सब सोशल साइंस के ऊपर गेट स्टार्ट हुआ है 2021 से, ठीक है। मेरा 23 का मेरा मतलब जो था गेट का पेपर, वो क्लियर नहीं हुआ था, 24 का क्लियर हुआ। अब तो 25 है, 25 का ये रिसेंट गेट का हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। गेट का एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रही हूँ, एकदम मत करना। मैं इसीलिए क्या जब 24 में गेट दिया था, नहीं आ रहा है, छोड़ के आ गई। मार्क्स नहीं घटा मेरा, रैंक भी नीचे नहीं गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, और यूजीसी नेट का क्या होता है? मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ, इस ईयर ही मेरा क्वालिफाई हुआ है। मतलब 24 में मेरा 2 क्वालिफाई हुआ है, एक गेट का, एक यूजीसी नेट का।
नेट का मेरा 98.87 परसेंटाइल आया है इंग्लिश में। नेट में क्या होता है, नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, वो एक सुविधा है। नेट में क्या है, तुम जैसे भी हो जो भी हो मार के आ जाओ, 150 क्वेश्चन है मार के आ जाओ, पर अगर नेगेटिव मार्किंग रहा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। देखो, ये तो हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है, हमारा जो कल काम होने वाला है, नेक्स्ट वीक में काम होने वाला है, ये सब जनरली हम फ्यूचर में डालते हैं। पर क्या है, देखो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में एक मतलब फंडामेंटल चीज है जो जानना जरूरी है। इफ आई से आई शैल go to Delhi tomorrow, I shall go to Delhi tomorrow, कोई भी खामियां नहीं है, कुछ नहीं है। यू के साथ जनरली हमारा you will go to Delhi tomorrow, okay? He or she will go to Delhi tomorrow। अब तीनों चीज है, देखो I shall go to Delhi tomorrow में हमारा रहता है may और may not। may not मतलब मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ। अगर मैंने बोल दिया I will go to Delhi, ये मेरा इंटेंशन बता रहे हैं, मैं जाऊंगा ही। I will pass the exam, I shall pass the exam, कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती। I will pass the exam, determination, it shows that determination, that हाँ तुम में वो जोर है, वो मजबूती है कि तुम एग्जाम पास करोगे, तुम दिल्ली जा रहे हो, ओके। अब ये वाला जो है यू का, यू शैल गो टू दिल्ली, मैं बोला, तुमको बोला यू शैल डू योर होमवर्क टुमारो, मतलब आई एम गिविंग यू ऑर्डर्स, तुमको ये काम करना ही है। बस इसका उल्टा, ही शैल गो टू दिल्ली टुमारो, बस इसका उल्टा जो हमारा एप्लीकेशन रहता है जनरली यू एंड मतलब सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में हमारा क्या रहता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में ऑर्डर देने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर दे रहे हैं, और जब फर्स्ट पर्सन में हमारा यूज हो रहा है दैट इज शोइंग योर इंटेंशन, योर डिटर्मिनेशन। इधर ज्यादा के ज्यादा हमारा विल ही यूज होगा, ठीक है। और आई में मतलब ज्यादा के ज्यादा लोग बच्चे विल ही लिखते हैं, आई विल आई विल आई विल, गलत नहीं होता है। मैम शैल नहीं लिख के आया, विल लिख के आ गया, गलत हो जाएगा? नहीं होगा। इफ यू आर शोइंग योर डिटर्मिनेशन, उसमें क्या गलती है? कोई भी काम करो तुम, वो तुम्हारा इंटेंशन बता रहे, क्या गलती है उसमें, ठीक है। इधर शैल विल दोनों का इनपुट तुम कर सकते हो, पर बेसिक जो चीज है, शैल मतलब मे और मे नॉट, विल मतलब शोइंग योर इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। और इधर क्या हो रहा है, जब कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूं, तब इधर विल का यूज नहीं होता है, शैल का यूज होता है। ये है बेसिक चीज, ओके। अच्छा, अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वही फंडा है कि हमारा फ्यूचर में दो काम होगा। जो हमारा प्रीसीडिंग काम है, आगे का जो काम है, उसमें हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस लगता है, और जो हमारा नेक्स्ट काम है उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लग जाता है। जैसे कि इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच भोपाल। You will be sleeping when you enter his room. Meeta will be cooking for us when we रीच होम। देखो एक when का हमारा एक यूजेज आ रहे हैं, है ना। इसका एक्चुअली एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं, रुको, इसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। एडजेक्टिव अलग चीज है, इसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं, वो भी पढ़ाएंगे पर अभी नहीं। इसको समझो, इट विल बी रेनिंग, ठीक है, when you reach the भोपाल। पहले रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए हमने फ्यूचर में इसको क्या कर दिया, कंटिन्यूअस में डाल दिया, ठीक है। और फिर क्या होगा, यू रीच भोपाल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में चला गया, और ये चला गया हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। सेम चीज, he will be sleeping when you enter his room. Meeta will be cooking for us when we reach home. ओके, अच्छा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है हमारा, उसके साथ हमारा क्या रहता है, शैल और विल रहता है, उसके साथ हमारा एक बी ऐड होता है, उसके साथ हमारा V1 प्लस आईएनजी। आई और यू और ही और शी, उसके साथ शैल और विल, उसके साथ बी, फिर उसके साथ एक्शन वर्ब के साथ हमारा आईएनजी यूज होता है। इसमें कभी भी हमारा क्या नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमारा क्या होता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी V3 फॉर्म नहीं यूज होता है, आईएनजी होता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर में कोई तुम वही जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ये सब जब यूज करते हो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। हमने अभी अभी बोला मीता विल बी कुकिंग फॉर अस व्हेन वी रीच होम। मैं ऐसे भी लिख सकती थी, मीता विल हैव प्रिपेयर्ड, Meeta will have already prepared food for us when we reach home। मैम तो फिर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आईएनजी क्यों यूज नहीं किया आपने? ये देखो इधर मैंने ऑलरेडी लगा दिया, ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। जब ऑलरेडी रहता है, मैंने लिखाया ना, जब ऑलरेडी, ये, टिल, जस्ट नाउ,
ये सब जब रहता है, समटाइम्स बिफोर, ये सब जो रहता है ये सब हमारा चला जाता है परफेक्ट टेंस में। ओके, लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या क्या रहता है, पहले पकड़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी के बाद हमेशा ईडी नहीं लगेगा, हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हैव का यूज करना है तुम्हें, हेल्पिंग वर्ब लाना है, ऑलरेडी के बाद क्यों इजी लगेगा? हाँ, तो मैं क्या बोला, ऑलरेडी इज एन एडवर्ब, इसको देखना चाहिए सेंटेंस में है या नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है ना, इसमें सबसे ज्यादा यूजेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही रहता है। वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का उतना यूजेज नहीं रहता है। कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटा पहले मेरा काम चालू किया, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं क्या बोल रही हूँ? आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 hours। हमारा रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद जाएगा हमारा बिन, उसके बाद जाएगा हमारा V1 प्लस ING। ठीक है, अब यही जब हम पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, उसके बाद सेम बीन प्लस V1 प्लस ING। क्लियर? वही जब हमारा फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव होगा, हैज नहीं होगा, हर वक्त हैव होगा, उसके साथ हमारा V1 प्लस ING। ठीक है, समझ में आया? जनरली ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का उतना यूज नहीं रहता है। जनरली ये हम आइदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में डाल देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में डाल देते हैं। अच्छा, हमारा पूरा का पूरा टेंस का खत्म हुआ, जो था जितना भी था जैसे भी था खत्म किया। अब एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज डाल रही हूं, एक्सरसाइज करो। देखो ऑलरेडी मैं सुबह की बैच में डाली हूं, देखो अपना व्हाट्सएप खोलो, वो जो सुबह की बैच में देखो एक्सरसाइज डाली हूं वो करो अभी के अभी। मिला वर्कबुक एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी मिल रहा है तुम लोगों को? हाँ, वो अभी के अभी करो। ये करने के बाद मैं नाउन का एक्सरसाइज कराऊंगी।